हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 45वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 44 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था सर चाल क्या होती है, और चाल के दो प्रकार थे, तात्क्षणिक चाल और औसत चाल। वहाँ पर हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड को डिटेल में हमने पिछली क्लास में समझा था, और वहाँ से किस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे वो न्यूमेरिकल भी हमने साथ का साथ डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखा है वेग, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। तो आज की क्लास में हम वेलोसिटी को समझने वाले हैं, और साथ ही साथ हम चाल समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ, उन ग्राफ को भी हम इसी क्लास में समझ लेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सर वेलोसिटी क्या होती है? जैसे हमने चाल का फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, यदि आपको याद ना हो तो मैं यहाँ लिखता हूँ। हमने बताया था सर चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये हमने फॉर्मूला पिछली क्लास में लिखाया था कि चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल में क्या था, यहाँ दूरी आती है, और यहाँ पर वेग में क्या आता है, वेग में यहाँ पर विस्थापन आता है। आखिरकार कोई गतिमान वस्तु है, वह कितना विस्थापन कवर करती है, तो विस्थापन बट्टे समय आता है। तो हम डायरेक्ट पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। तो आप भी हमारे साथ लिखना है। हम इसकी पहले परिभाषा लिखते हैं कि सर परिभाषा क्या है। हम लिखेंगे कि गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन समय के साथ जो भी अनुपात रखता है उसे वेग कहते हैं। कुल मिलाकर ये है कि अगर एक गतिमान वस्तु है तो वह गतिमान वस्तु की कितना विस्थापन कवर कर रही है और कितने समय में कवर कर रही है, तो उस विस्थापन और समय का जब अनुपात निकालेंगे तब वही अनुपात वेग कहलाता है। फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। देखो यहाँ पर चाल वाले में क्या आता है, यहाँ दूरी बट्टे समय आता है। अब देखो दूरी और विस्थापन को समझना है, तो दूरी और विस्थापन को समझने के लिए मैं पहले दूरी और विस्थापन की क्लास एक यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। उस क्लास में जाकर आप दूरी और विस्थापन को डिटेल में समझ सकते हो, और वहाँ पर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इनकी दूरी और विस्थापन से संबंधित कराए थे। तो चलिए यहाँ हम समझते हैं कि सर वेग फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन समय। तो अब यहाँ से इसका मात्रक निकालें। हम अगर बात करें सर इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक के लिए हम यह समझ सकते हैं कि देखिए, अच्छा एक बात, मात्रक भी निकालेंगे, यहाँ से एक परिभाषा और हम बना सकते हैं। यदि इस समय को, अगर समय को एक मान लो एक, तो इसका मतलब वेग बराबर विस्थापन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वेग बराबर विस्थापन हो जाएगा। अगर हमने समय को एकांक मान लिया, यहाँ पर क्या है, इफ समय बराबर एकांक, अगर हमने समय को एकांक मान लिया है तो जो वेग है वो विस्थापन के बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं कि एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी एक और परिभाषा। एकांक समय में लिखते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। ये हमने एक दूसरी परिभाषा लिख ली कि सर एकांक, अगर समय को हम एकांक मान लेंगे तो हम बोल देंगे कोई गतिमान वस्तु है तो एकांक समय में जितना भी वो विस्थापन कवर कर लेगी
वही विस्थापन उसका वेग कहलाएगा। या हम यहाँ से एक और परिभाषा लिख सकते हैं। देखो ये वाली जो परिभाषा लिख रहा हूँ वो एग्जाम में पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। क्या होगा कि इकाई प्रति इकाई समय समय में तय किया गया विस्थापन ब्लैंक कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं, ये हमने सवाल बनाकर दे दिया। अगर ऐसे सवाल आ सकता है, अगर परिभाषा से सवाल आएगा तो इस तरह से आएगा। वो कहेगा कि प्रति इकाई समय में तय किया गया विस्थापन ब्लैंक ये कहलाता है। क्या कहलाता है यार? तो यहाँ पर क्या आएगा? तो हम कहेंगे सर इस वाले में क्या भरा जाएगा? यहाँ पर आएगा वेग, यहाँ पर वेग ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें ये एक लाइन देगा और ये फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा। फिर इसके लिए 4 ऑप्शन बनाकर देगा, 4 में से एक ऑप्शन आ जाएगा, एक ऑप्शन वेग लिख देगा, तो वही हमारा आंसर बनेगा। तो परिभाषा से इस तरह से सवाल बनता है। अब अगर हम यहाँ पर मात्रक की बात करें तो देखो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने चाल में, जैसा मैंने चाल में बताया है बिल्कुल सेम वेग चलता है। बस चाल और वेग में अंतर क्या है? अंतर है मात्र एक। सर चाल में डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन वेग में डायरेक्शन होती है। जिधर बल लग रहा है उसी बल की दिशा में इसकी दिशा होती है। वेग की जो दिशा है वो बल की डायरेक्शन में होती है कि उस गाड़ी के ऊपर बल किस डायरेक्शन में लगाया है, वो हम लिख के चलेंगे अभी यहाँ पर। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहा हूँ, स्पीड में पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि हम चाल का वीडियो पिछली देख चुके होंगे। तो सर वेग और चाल बिल्कुल सेम है, एज इट इज चलता है। मात्रक भी सेम, विभव सूत्र भी सेम, तो फॉर्मूला भी सेम होता है। बस यहाँ पर दूरी होती है, यहाँ विस्थापन होता है। चाल को मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, तो आपने, मैं मानता हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए यहाँ पर हम मात्रक की बात करते हैं। अगर मात्रक निकालना हो तो मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं। यह है विस्थापन, विस्थापन मतलब एक तरह की दूरी है, तो इसका मात्रक होगा मीटर अपॉन, ये है समय, तो इसका होगा सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड हो गया। अच्छा विमीय सूत्र बताओ भाई, विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। मीटर का होता है एल और सेकंड का होता है टी, लेकिन सेकंड नीचे था तो ऊपर जाएगा तो घात -1 हो जाएगी, तो ये होगा इसका। हम बात करें थे सर ये राशि कैसी है, जो वेग है, वेग राशि कैसी है, तो हम कहेंगे वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? अगर सदिश है, जैसे मान लो चाल थी, चाल तो अदिश राशि थी, क्योंकि चाल में सर दूरी आती है, ये भी अदिश, समय आता है, ये भी अदिश। तो वेग, लेकिन वेग वाले में यहाँ विस्थापन आता है, और विस्थापन कैसा होता था? सदिश, तो इसका मतलब वेग भी सदिश होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन, जो विस्थापन की डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? पहले आप किस बिंदु पर खड़े थे और अंत में आप किस बिंदु पर पहुंच गए, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर ये होती है विस्थापन की दिशा। तो विस्थापन की ही दिशा में वेग की दिशा होती है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर बल, जिधर गाड़ी के ऊपर बल लग रहा है, तो जिधर बल लगेगा तो वेग भी उसी उधर ही होगा। तो हम यह लिख सकते हैं दिशा किधर होती है, इसकी जो दिशा होती है वेग की दिशा, वेग की दिशा, वेग की दिशा होती है विस्थापन की दिशा में। या हम एक और बोल सकते हैं बल की दिशा में, जिधर बल होगा, जिधर बल लगेगा उसी दिशा में वो वस्तु गतिमान हो जाएगी और वेग वो कहलाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमें समझ में आया कि इसका मात्रक ये होता है, विमीय सूत्र ये होता है, सदिश राशि है, और दिशा इसकी, विस्थापन की जो दिशा है वही इसकी दिशा होती है, और बल की दिशा में 2 होती है, या तो विस्थापन की दिशा बोल लो, या फिर गाड़ी के ऊपर जिधर बल लग रहा है उस दिशा में, तो बल की दिशा में होता है। अब आप कहोगे सर बल की दिशा में है, ये बताना तो जरा। मान लीजिए ये है, एक इधर लगा रहा है 10 न्यूटन का बल और इधर लगा रहा है 5 न्यूटन का बल, तो ये वस्तु इधर भी बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, लेकिन ये जाएगी किधर? जाएगी ये आगे, और कितने? 5 न्यूटन के बल से। तो ये जो मैंने बल लिखा है, ये वाला बल, ये वस्तु का नेट बल है, वस्तु के ऊपर लगने वाला नेट बल, उसकी डायरेक्शन। तो अगर तुम चाहते हो तो इसको नेट लिख सकते हो, नेट बल। ये देखो 10 लगा था, ये 5 लगा है, तो इसके ऊपर नेट बल कितना हो, परिणामी बल कितना है? परिणामी है सर 5, तो 5 न्यूटन के बल से ये आगे बढ़ेगी।
तो हम बात कर सकते हैं नेट बल की दिशा में होती है या तो वेग की डायरेक्शन, या फिर हम बोल देंगे विस्थापन की दिशा में होती है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। और इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो ये हम समझे सर वेग की परिभाषा क्या होती है, वेग का मात्रक क्या है, और इसका सूत्र क्या होता है, और इसका विभव सूत्र क्या होता है, ये हमने वेग का पढ़ा। अब वेग कितने प्रकार का होता है, तो वेग भी 2 प्रकार का होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे, देखो यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे वेग, वेग 2 प्रकार का होता है। ये जो वेग है, वेलोसिटी भी 2 प्रकार की होती है, चाल भी हमने 2 प्रकार की समझी थी। तो देखो कौन से प्रकार हैं भाई, यहाँ पर वही नाम आएंगे, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग या तत्कालिक वेग, इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये है सर औसत वेग, औसत औसत वेग, औसत वेग। तो ये होता है, ये कुल मिलाकर हमें समझ में आया। अगर हम सर तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है वी इंस्ट आई एन एस टी, वी इंस्टेंट बराबर डी एस अपॉन डी टी, जहाँ डी एस क्या है, ये है सूक्ष्म विस्थापन और ये है सूक्ष्म समय। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर, यहाँ डी एस क्या है, डी एस है सूक्ष्म विस्थापन, और यहाँ पर डी टी क्या है, सूक्ष्म समय, ये समय है। तो पिछली क्लास में हमने जो चाल समझा था, तो हमने ये ds को क्या बताया था, मैंने कहा ये ds है सूक्ष्म दूरी और ये dt क्या है, सूक्ष्म समय। तो यहाँ पर क्या है, विस्थापन है ये, बस और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है। औसत वेग की बात करें तो औसत वेग v एवरेज बराबर होगा कुल विस्थापन बट्टे कुल समय, ये होता है कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। अब इतना लिखाने के बाद मैंने एक आपको नोट पॉइंट बताया था पिछली वाली क्लास में, चाल वाली में मैंने बताया था कि औसत चाल की बता रहा हूँ अभी, कि औसत चाल जो होती है वो पथ पर निर्भर कर रही थी। अगर एक फिक्स समय है, एक फिक्स समय अंतराल लेते हैं, तो उस समय अंतराल में औसत चाल थी वह पथ पर डिपेंड कर रही थी, और ये पथ पर डिपेंड नहीं करती है। तो हम वेग पर अगर बात लागू करें तो वेग हम बात करेंगे सर औसत, अगर हम बात करें सर वेग, तो तात्क्षणिक वेग होता है, ये तात्क्षणिक वेग पथ पर डिपेंड नहीं करता, और तात्क्षणिक चाल भी पथ पर डिपेंड नहीं कर रही थी। तो ये तो दोनों बातें सेम है। लेकिन अगर हम औसत वेग और औसत चाल की बात करें, तो पिछली क्लास में हमने क्या बताया था, औसत चाल के बारे में। हमने औसत चाल के बारे में क्या बताया, हमने कहा था औसत चाल जो होती है एक निश्चित समय के दौरान पथ पर डिपेंड करती है, और एग्जाम्पल देकर मैंने आपको चित्र बनाकर समझाया था। लेकिन औसत वेग है वो पथ पर डिपेंड नहीं करता। तुम कहोगे सर कैसे, तो जरा देखो, हम पहले लिख देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं इसका नोट पॉइंट कि औसत वेग पथ पर निर्भर नहीं करता है, एक फिक्स समय अंतराल में। ये हम ये नोट पॉइंट याद रखेंगे, औसत वेग है वो पथ पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन औसत चाल पथ पर निर्भर करती थी। मैंने एग्जांपल से बताया था। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि सर ये निर्भर करता नहीं है, तो कैसे नहीं निर्भर करता। तो देखो हमारे पास एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, 2 रास्ते हैं। अब ये रास्ता लंबा है, ये रास्ता छोटा है, और हमें जाना है इस पॉइंट से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसी चित्र से हम समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति यहाँ से इस वाले रास्ते से गया और यहाँ पहुँच गया, मान लीजिए कि हमें इस वाले रास्ते से भी 5 घंटे लगाने हैं और इस वाले रास्ते से भी 5 घंटे लगाने हैं। तो अब हम बात करते हैं सर ये वाला, जब इस वाले रास्ते से जाएगा, जब इस वाले रास्ते से यहाँ पहुँचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। अगर तुम इस वाले रास्ते से जाओगे तब भी विस्थापन यही लिया जाएगा, और अगर इस वाले रास्ते से जाओगे तब भी विस्थापन यही लिया जाएगा। मतलब चाहे किसी भी रास्ते का इस्तेमाल करो, विस्थापन तो यही लिया जाएगा। इस रास्ते का कोई काम ही नहीं है। तो मैंने इसीलिए कहा कि चाहे तुम इस रास्ते से जाओगे, चाहे तुम इस रास्ते से, यहाँ एक नया रास्ता बना दो वहाँ से जाओ, चाहे तुम इस रास्ते से जाओ, इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह फिक्स होगा, वह नियत रहेगा।
तो इसीलिए जब वो कांस्टेंट रहेगा, इस वाले रास्ते से जाएंगे तब भी हम उसी को लेंगे, विस्थापन बट्टे समय करेंगे, और जब इस वाले रास्ते से जाएंगे तब भी विस्थापन उतना ही रहेगा, तो विस्थापन बट्टे समय ये वैल्यू फिक्स रहेंगी। इसका मतलब है औसत वेग ये पथ पर डिपेंड नहीं करता है। तुम चाहे किसी भी पथ से घूम कर जाओ, विस्थापन तो वही मिनिमम दूरी लेनी पड़ेगी, तो पथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जिस तरह से विस्थापन पथ पर डिपेंड नहीं करता है, उसी प्रकार से वेग और औसत वेग है वह पथ पर निर्भर नहीं करता। और ये तात्क्षणिक वेग ये भी पथ पर डिपेंड नहीं करता है। और मैंने जो चाल बताया था, चाल चाल भी पथ पर डिपेंड नहीं कर रही थी। तो जो तात्क्षणिक वेग और चाल दोनों ही पथ पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन तात्क्षणिक चाल जो है वो पथ पर डिपेंड करती है, लेकिन तात्क्षणिक वेग पथ पर डिपेंड नहीं करता। इन दोनों पॉइंट को हमने लिखा होगा। तो चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे की बात करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं। देखो हमने वेग को समझ लिया है कि आखिरकार वेग है क्या, वेग की परिभाषा क्या है, वेग का सूत्र क्या है, मात्रक क्या है, बेमी सूत्र क्या है, सब कुछ हमने जान लिया। वेग एक सदिश राशि है, ये भी हम समझ चुके हैं। अब हम और दो प्रकार का वेग होता है, तत्कालिक वेग और एक होता है तात्क्षणिक वेग। चाल भी दो प्रकार की थी, तत्कालिक चाल और तात्क्षणिक, इसको ही तात्क्षणिक चाल बोलते हैं, और दूसरी थी औसत चाल। तो कुल मिलाकर चाल दो प्रकार की, दो प्रकार का ही वेग। चाल को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, वेग को हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में आ चुका है, तो हम सबसे पहले इसी सवाल को करते हैं। यहाँ लिखा है तत्कालिक वेग और औसत वेग एक समान होता है जब। तत्कालिक वेग और औसत वेग किस कंडीशन में एक समान होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाला सवाल है। एक समान त्वरण होगा तब ऐसा होगा, कि एक समान असमान त्वरण होगा तब ऐसा होगा, कि शून्य त्वरण होगा तब ऐसा होगा, कि नन ऑफ दीज। तो जरा हम समझते हैं कि सर तत्कालिक वेग और औसत वेग, देखो हम गाड़ी बनाते हैं यहाँ पर, एक हमारे पास ये गाड़ी है और ये हमारे पास गाड़ी कहीं बीच रास्ते में पहुंच गई, और ये हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है। ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट की, ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये कहीं बीच में हमने दिखाई है कि ये गुजर के जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंची है गाड़ी। तो हम एक बात जानते हैं कि सर गाड़ी अगर ये एक समान चाल से चलवाते हैं पहले, मतलब एक समान वेग से, इसका वेग एक समान रखते हैं। एक समान वेग का मतलब क्या है कि सर यहाँ से अगर यहाँ तक गाड़ी जाएगी तो किसी भी पॉइंट पर देखो वेग एक समान ही होगा। अगर मान लीजिए वेग 4 मीटर पर सेकंड है, तो 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, हर बिंदु पर 4 मीटर पर सेकंड होगा। तो एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, मैंने माना कि इसका जो वेग है, मान लीजिए ये ए पॉइंट था, यहाँ पर मानते हैं ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला जो पॉइंट था वो बी है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। हम ये मानते हैं कि गाड़ी का जो वेग है वो एक समान है। एक समान का मतलब है सर 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, एक समान है। तो किसी भी पॉइंट पर होगा 4 4 4 4 4, सब जगह 4 ही 4 होगा। मैंने एक बीच में दिखा दिया है, अब ज़्यादा दिखाऊंगा तो चित्र खराब हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि सर एक समान चाल है, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचा है एक समान चाल से। तो अब इस कंडीशन में सर वेग है हमारा, वेग वेग एक समान है, एक समान है। अगर वेग एक समान है, इस कंडीशन में हम औसत चाल निकालते हैं और हम तात्क्षणिक चाल निकालते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सर तात्क्षणिक चाल की, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल क्या होती है? किसी भी पॉइंट पर चाल। तो भाई साहब अगर ये एक समान वेग से चल रही है तो हर बिंदु पर, हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर चाल कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक समान से ही चल रही है। जब गाड़ी एक समान चाल से ही चल रही है तो जितनी भी दूरी कवर करेगी उस दूरी के दौरान हर एक बिंदु पर कितनी चाल होगी? 4 मीटर पर सेकंड। तो सर तात्क्षणिक चाल, जब वेग एक समान है तो तात्क्षणिक चाल तो उतनी ही होगी जितना वेग था। कितनी थी? 4 है, तो 4 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया सर? जो तात्क्षणिक चाल है सर वो है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकंड ये तात्क्षणिक चाल आ चुकी है। और यहाँ पर ये क्योंकि हर पॉइंट पर इतना ही वेग होगा। अब हम बात करते हैं सर औसत चाल। औसत चाल बताओ, औसत चाल, औसत चाल बराबर औसत चाल का औसत वेग, सॉरी औसत वेग, औसत वेग बताएंगे। देखो औसत वेग का फॉर्मूला वही लगता है जो मैंने औसत चाल में आपको निकाल के दिया था। औसत चाल में मैंने क्या बताया था?
V1 टू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यही तो बताया था औसत चाल का। तुम यहाँ से भी औसत चाल निकालोगे तो यहाँ से इस वाली कंडीशन में यहाँ पर भी वेग इसका V1 भी 4 है और V2 भी अंतिम वेग भी 4 है। तो सर दोनों ही वेग 4 हैं, 4 ही हैं। तो हम या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो क्या, टू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में प्रूफ करके निकाला था। सर औसत बेग के लिए भी यही फॉर्मूला लगता है और औसत चाल निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला लगता है। तो चलो निकालते हैं। सर V1 V2 क्या है, अंतिम और प्रारंभिक वेलोसिटी है। शुरुआत में कितनी वेलोसिटी है, तो 4 है। सर बाद में कितनी है, तब भी 4 है। रखना जरा, हम अगर इसमें रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन ये 4 प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि ये भी 4 और ये भी 4, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 8 हो गया। तो 4 2 जा 8 होता है, तो ये खत्म, ऊपर ये 8 बन गया, ये 8, तो कुल मिलाकर कितना आया, आया हमारा 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब सर औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, अगर तात्क्षणिक वेग देखें तब भी 4 आया, औसत वेग देखें तब भी 4 आया। ऐसा पता है कब संभव है, ऐसा केवल एक कंडीशन में संभव है, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होगी, केवल इस कंडीशन में। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान होगी तो उस दौरान औसत चाल और तात्क्षणिक चाल बराबर होगी, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग बराबर होगा। अगर हम बात करें सर एक समान वेग से गतिमान है, तो एक समान वेग से अगर गाड़ी गतिमान है तो सर इंस्टेंटेनियस चाल क्यों लिखा है यहाँ पर, वेग लिखो, वेग की बात कर रहे हैं हम, वेग की बात करें तो हम बात करें सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो भी 4 होगी, और सर औसत एवरेज वेलोसिटी वो भी सर 4 निकल के आई है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और औसत वेलोसिटी कब बराबर हुई, कब बराबर हुई, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है। और अगर वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो वेग में परिवर्तन तो है नहीं, और यदि वेग में परिवर्तन नहीं तो त्वरण कितना होता है, शून्य होता है। वैसे हम त्वरण को आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा समझेंगे। त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बट्टे समय होता है, ये होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। इसका मतलब त्वरण के लिए वेग में परिवर्तन होना चाहिए। यदि वेग में परिवर्तन नहीं है तो सर एक्सीलरेशन शून्य होता है। तो जब हमने कह दिया सर एक समान वेग है, तब ऐसा होगा कि तात्क्षणिक वेग और औसत वेग बराबर हो जाएंगे, केवल इस कंडीशन में। जब इस कंडीशन में बराबर होंगे और इस कंडीशन में सर त्वरण कितना हो जाएगा, वेग परिवर्तन शून्य। क्यों, क्योंकि सर वेग एक समान है, तो V1 माइनस V2 करेंगे दोनों बराबर मिलेंगे, 4 में से -4 हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा, एक्सेलरेशन निकलेगा शून्य। तो इसका मतलब शून्य जब त्वरण होगा, जब त्वरण शून्य होगा उस दौरान तात्क्षणिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं। यही सवाल पूछा है, तात्क्षणिक वेग या तत्कालिक वेग और औसत वेग एक समान होता है जब, ये एक समान होगा कब, जब शून्य त्वरण हो, एक्सेलरेशन शून्य हो। ज्यादातर इस सवाल का जवाब दिया था एक समान त्वरण हो। सवाल ज्यादातर लोगों ने इसका जो आंसर दिया था वह एक समान त्वरण दिया था। इसका आंसर है शून्य त्वरण। जब शून्य एक्सेलरेशन होगा तब यह हो सकता है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। अगला ये हम सवाल देखते हैं, ये क्या है, एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल V1 चाल से जाता है, चाल नहीं वेग लिखो यहाँ पर, चाल नहीं, यहाँ पर हम लिखते हैं वेग, ये वेग है और ये भी वेग है। तो और यहाँ पर तो उसकी हाँ औसत चाल, औसत चाल तथा वेग, औसत वेग दोनों बताने। देखो ये सवाल है, एक व्यक्ति अपने घर से V1 चाल से जाता है ऑफिस की तरफ या स्कूल की तरफ और V2 चाल से वापस लौट के आता है। इस कंडीशन में हमें औसत चाल भी बतानी है, औसत चाल भी बतानी है और औसत वेग भी बताना है। औसत चाल और औसत वेग दोनों बताना है। देखो हम चित्र बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ये मान लीजिए ये उसका घर था, ये उसका स्कूल था, ये उसका होम है और ये उसका स्कूल है। यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया V1 चाल से और वापस लौट के आया, वापस लौट के आया V2 चाल से। तो इस वाली कंडीशन में डिस्टेंस तो बराबर हुई, अगर हम बीच की जो डिस्टेंस है वो उसको d मानते हैं, तो जब गया था तब भी d कवर हुई और आया तब भी d कवर हुई। इस कंडीशन में मैंने पिछली क्लास में औसत वेग के लिए फॉर्मूला निकाल के दिया था। औसत वेग का फॉर्मूला क्या है, औसत वेग या चाल, औसत, औसत वेग ऑब्लिक चाल क्या होता है भाई साहब, 2 V1
V2 अपॉन V1 प्लस V2 ये फॉर्मूला होता है। सर औसत चाल का भी यही है, औसत वेग का भी यही है। तो सर चाल और वेग में अंतर क्या है? मात्र डायरेक्शन का अंतर है। सवालों में थोड़ी डायरेक्शन हम देखते हैं, सवालों में हम डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, एज्यूम ऐसे कर लेते हैं। तो हमें समझ में आया सर औसत चाल का भी यही फॉर्मूला, औसत वेग का भी यही फॉर्मूला। जरा इस कंडीशन में निकाल कर देखो। पहले हम इसने देखो औसत चाल भी पूछी है और औसत वेग भी पूछा है, तो पहले औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल तो यही फॉर्मूला आएगा, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल पूछोगे तो यही 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 औसत चाल निकल के आ गई। अब औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग की बात करें तो वेग होता क्या है? कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। तुम कहोगे सर फॉर्मूला तो यही लगेगा, 2v1 अपॉन v1 प्लस v2, यही फॉर्मूला तो यही लगेगा। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली बात है, चाल जब होती है ना चाल, तो जो डी होती है इसको हमने निकाला कैसे था? इसको कैसे निकाला था जरा एक बार हम दिखा देते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट नहीं निकला, ये फॉर्मूला कैसे निकला था? ये हमने कहा था 2d, डिस्टेंस कितनी कवर हुई? d गया d आया। अभी हमें चाल निकाल रहा हूँ, चाल, एवरेज चाल की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज चाल। तो 2d डिस्टेंस कवर करी अपॉन गया था v1 चाल से, v1 चाल से, तो हम मानते हैं d डिस्टेंस कवर करी, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 आया था, ये वाले डिस्टेंस फिर आया था v2 चाल से। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये बनता है, क्योंकि यहाँ से d कॉमन आ जाएगा। करो 2d अपॉन d कॉमन लिया, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, इस d से ये d कट जाएगा और इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 ये होगा, ये हो जाएगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या है? औसत वेग का भी यही फॉर्मूला है, लेकिन हमें थोड़ा सा कंडीशन ध्यान देनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक गया है और यहाँ से यहाँ तक वापस आया है, तो जाने और वापस आने में यहाँ पर हम क्या रखते हैं? कुल दूरी। चाल निकालते हैं तो कुल दूरी, और वेग निकालते हैं तो क्या रखते हैं? कुल विस्थापन। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक गया और वापस आया, विस्थापन कितना हुआ? प्रारंभिक बिंदु भी यही था, अंतिम बिंदु भी यही है, विस्थापन शून्य। तो जो हम 2d रख रहे थे अब यहाँ शून्य रखा जाएगा। तो हम बात करते हैं सर विस्थापन, एवरेज, सर एवरेज वेग। अगर हम एवरेज वेग की बात करेंगे, एवरेज वेग की बात करेंगे, तो यहाँ जो 2d रख रहे थे अब यहाँ शून्य रखना पड़ेगा। अब तुम नीचे चाहे कुछ भी रख लो, नीचे चाहे कुछ भी, नीचे चाहे जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक गया है तब कितना होगा सर समय? d, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट d है, तो d बट्टे v1 प्लस आया है तब डिस्प्लेसमेंट d बट्टे v2। लेकिन भाई साहब कुछ भी सॉल्व कर लो, नीचे ऊपर जीरो रखा है, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा शून्य, आंसर कितना आएगा? शून्य। तो ये होता है। अब हम समझे कि किस तरह से सर अगर कोई व्यक्ति जितनी दूरी जाता है और उतनी ही दूरी अगर वापस लौट के आ जाता है तो वहां पर औसत चाल तो निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, लेकिन औसत वेग हम नहीं निकाल सकते। औसत वेग की अगर बात करेंगे सर, औसत वेग, तो औसत वेग शून्य हो जाएगा। देखो जितना गया और उतना ही अगर वापस लौट आया है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाता है, तो औसत वेग शून्य हो जाता है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि सर अगर कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलता है और कहीं पहुंचता है और अगर वहां से वापस उसी बिंदु पर लौट आता है तो इस कंडीशन में हम औसत चाल तो निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, लेकिन औसत वेग शून्य होता है। औसत, अब दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन ये देखी होगी कि अगर मान लीजिए ये दो समान दूरी है d और d, ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। अगर हम आपसे ये बोलें कि एक वस्तु है वह A पॉइंट से चलना प्रारंभ हुई और उसने दो समान दूरियां तय की, दो समान दूरियां तय करके ये B तक पहुंची है और इनकी जो चाल है v1 और v2, दो समान दूरियां इसने तय करी हैं, लेकिन इसने जो चाल लगाई है वो यहाँ v1 है, यहाँ v2 है। तब इस कंडीशन में हम पूछें तो इस कंडीशन में सर हम औसत चाल भी निकाल सकते हैं और औसत वेग भी निकाल सकते हैं। दोनों ही वैल्यू समान आएंगी, क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मूले से निकाली जाएंगी। औसत वेग भी निकाल सकते हैं और औसत चाल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मूले से निकाली जाएंगी। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर हमें ये समझ में आया, अगर किसी पॉइंट पर जाते हैं वापस लौट आते हैं तो केवल औसत चाल निकाल सकते हैं, औसत वेग शून्य होगा। और अगर हमने दो समान दूरियां तय करी हैं किसी v1 चाल से और v2 चाल से,
तो उस कंडीशन में हम औसत चाल भी निकाल सकते हैं और औसत वेग भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा यही लगता है, तो दोनों वैल्यूज समान आती हैं। तो एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में वेग से संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल कराता हूँ। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक सवाल है, यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, उसे आधी दूरी 2 मीटर पर सेकंड की चाल से तथा शेष आधी दूरी 3 मीटर पर सेकंड की चाल से तय की, तो उसका औसत वेग और औसत चाल दोनों बताने हैं। औसत वेग भी बताना है और औसत चाल भी बताने हैं। क्या मतलब है, दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं ए बिंदु ए से बिंदु बी तक गया है, आधी दूरी उसने एक अलग चाल से तय करी है और शेष आधी दूरी एक अलग चाल से तय करी है। तो इस कंडीशन में हमें औसत वेग और औसत चाल दोनों बतानी है। तो जरा इस सवाल को पढ़ के मैं चित्र बनाता हूँ। ये इस तरह से कंडीशन बनेगी। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसके मिडिल में कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा, ये आधी दूरी ये हो गई। मान लीजिए ये पूरी दूरी 2D थी, तो ये D दूरी हो गई, तो D इतनी होगी। कन्फर्म है, ये बराबर बराबर दूरियां हैं। यहाँ पर चाल कितनी है, आधी दूरी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड की यहाँ चाल है और यहाँ कितनी चाल है, यहाँ है 3 मीटर पर सेकंड। अब हमने अभी बताया था आपको कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि एक व्यक्ति आधी जितनी दूरी यहाँ पर तय कर रहा है उतनी ही दूरी यहाँ पर कवर करके किसी पॉइंट पर पहुंच जाए, समान दूरियां तय करी हैं, दोनों जगह चाल अलग अलग है, तो इस कंडीशन में जितना औसत वेग आता है उतना ही औसत चाल आती है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो औसत चाल और औसत वेग हमें निकलवाया है, दोनों की वैल्यू समान होगी, एक ही फॉर्मूले से हम निकाल देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमने पिछली क्लासों में बहुत अच्छी तरह से समझा था, डिटेल में इसको प्रूफ करके निकाल के लाए थे। जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस देखना जरूरी है, क्योंकि हर एक क्लास लिंक करती हुई है। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं v1, ये तो हो गया 2 रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई v1 है 2, मल्टीप्लाई बाई v2 है 3, और अपॉन v1 प्लस v2, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बट्टे 5, और अगर भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ पॉइंट लगा लिया 2 बटे 5 चौक 20। तो हमारे पास निकल के आया इतना। ये मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में आंसर हमारा आएगा। तो औसत चाल भी इतनी होगी और औसत वेग भी इतना होगा, क्योंकि इस वाली कंडीशन में दोनों चीजें बराबर होती हैं। अब हमारे पास ये सवाल है, इस सवाल को पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान है, एक समबाहु जानते हो, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ऐसा हमारे पास एक मैदान है, तो उस पर एक व्यक्ति क्रमशः 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक चक्कर करता है, एक चक्कर पूरा लगा लेता है। तो उसका औसत वेग और औसत चाल बताओ। यहाँ पर भी दोनों बातें पूछी, औसत वेग और औसत चाल दोनों ही उसने पूछ ली। अब हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं। पहले समबाहु त्रिभुजाकार है, तो एक समबाहु त्रिभुजाकार हम बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, एक मैदान बनाते हैं जो समबाहु त्रिभुज जैसा हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ये तीनों बराबर हैं। अब हम जानते हैं सर, एक मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया है या यहाँ से चलना प्रारंभ किया है, यहाँ से पहले चला 1 मीटर पर सेकंड, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ चला 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ से यहाँ आ चुका है, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से फिर यहाँ आया है, 4 मीटर पर सेकंड। अब जब घूम के यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था और यहीं पर आ चुका है, यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं पर लौट के आ गया है, तो एक बात बताइए, यहाँ से अगर हम औसत वेग की बात करेंगे तो सर औसत वेग निकालने के लिए क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो तुम एक बात बताओ, ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब सर औसत वेग तो 0 होगा। इस कंडीशन में एक सवाल का जवाब तो डायरेक्ट हो गया, कितना, औसत वेग, औसत वेग बराबर 0। क्यों है 0? क्योंकि इसका विस्थापन 0 है। तो समझ में आ गया। सर औसत चाल हम निकाल देंगे, हमने फॉर्मूला ज्ञात किया था, प्रूफ करके हमने निकाला था, तुम्हें याद है, 3
V1 V2 V3 अपॉन V1 इंटू V2 प्लस V2 इंटू V3 प्लस V3 इंटू V1। ये हमारे पास फॉर्मूला था। जब हम तीन समान दूरियां, ये समान दूरियां हैं, तीन समान दूरियां अलग अलग चाल से तय करें तो फिर हम औसत चाल निकालेंगे उसकी, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला ये था। इस फॉर्मूले को हमने प्रूफ करके निकाला था पिछली क्लासों में। तो आप उन पिछली 2 क्लासेस को देखना जरूरी है। ठीक है भाई। तो हमें इसको समझना है, इसको प्रूफ समझना है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं सर, इसको V1 V2 V3 मान लो। तो हम इसको रखते हैं सर 3, V1 1 है तो 1 रखा, V2 2 है तो 2 रखा, V3 ये 4 है तो 4 रख दिया, अपॉन V1 और V2 मतलब इसका और इसका गुणा तो 2 ही होगा। डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही आएगा, प्लस V2 और V3 मतलब इन दोनों का गुणा 4 दूनी 8 होगा, 8 रख दिया, प्लस ये और ये 4 एकन 4, 4 एकन 4। अब सॉल्व कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 तो ये हो गया 24 अपॉन 8 हो तो 10 और 4 14, 14 हो गया। इतना ये मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में ये भी आ जाएगा। अगर आप इसका थोड़ा मिनिमाइज करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 12/7 और भाग लगाना चाहते हो तो भाग लगाना है। हमारा आंसर आ गया। तो सर ये जो सवाल था वो भी हमने आसानी से कर लिया और ये सवाल था वो भी हमने आसानी से कर लिया। अब हम थोड़े क्वेश्चन करते हैं तात्क्षणिक चाल के। तो एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन भी समझ लेते हैं कि सर तात्क्षणिक चाल पर या तात्क्षणिक वेग पर किस तरह से सवाल बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, पहले हम इस सवाल को करेंगे फिर इसको करेंगे। देखो ये सवाल क्या है, एक गतिमान कण का विस्थापन 3t³ प्लस 2t² द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो t बराबर 2 सेकंड पर वेग बताओ। t बराबर 2 सेकंड पर वेग मतलब 2 सेकंड के बाद कितना वेग हो जाएगा। इसका मतलब तात्क्षणिक चाल, उसका तात्क्षणिक वेग पूछा है, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है। तो सर हम जानते हैं, सर ये हम जानते हैं v इंस्टेंट INST, v इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस कितनी होती है सर, ds अपॉन dt। तो भाई ये यहाँ पर d अपॉन dt ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, s तो ये विस्थापन है, s की वैल्यू तो यहाँ दे रखी है, s की वैल्यू कितनी है, ये है, ये s की वैल्यू है ये वाली। लेकिन हमें दिया है s बराबर 3t³ प्लस 2t², ये s दे रखा है। लेकिन हमको t बराबर 2 सेकंड पर वेग पूछा है, इसका मतलब किसी पॉइंट पर वेग पूछा है। और किसी पॉइंट पर वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग होता है, इंस्टेंटेनियस वेग होता है। तो हम इसका इंस्टेंटेनियस वेग निकालेंगे। फॉर्मूला होता है सर ds अपॉन dt। तो सर s तो ये है, हमें यहाँ पर d चिपकाना है। तो d चिपकाने के लिए मैंने नियम बताया था, अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन क्यों किया जाता है, किसी वैल्यू को छोटा, किसी वैल्यू, ये तो s मतलब बहुत बड़ा है, s को तोड़ तोड़ के छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए अवकलन किया जाता है। मैंने पिछली क्लास में आपको अवकलन के बारे में जानकारी दी थी कि अवकलन क्या होता है, किस तरह से सॉल्व करते हैं, और एक फॉर्मूला भी बताया था। अभी यहाँ पर मैं डायरेक्ट में करूँगा, क्यों, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि तुमने वो वीडियो देखी होगी। तो चलिए हम करते हैं अवकलन। अवकलन लेंगे, अवकलन, अवकलन, अवकलन हमने दोनों पक्षों का कर दिया है। तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt बराबर है। अब हम इसका डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं, होता क्या है, d अपॉन dt 3t³ प्लस 2t²। थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, वरना तुम पिछली क्लास में जाकर देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट इसका अवकलन कर दूंगा। सर d अपॉन dt इसको भी मिलेगा और d अपॉन dt इसको भी मिलेगा। तो सर जब इसका अवकलन होगा तो पावर आगे आती है, जब ये 3 पावर आगे आएगी तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, 3 का 9 और पावर में से 1 कम हो जाता है तो t² हो गया। ये अवकलन का नियम लगाया है, फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में बताया था, उसमें वहां जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर प्लस प्लस ये वाला, अब हम इसका अवकलन करेंगे तो सर ये घात आगे आती है, तो घात जब आगे आएगी तो 2 में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और t, और घात 1 कम हो जाती है, देखो यहाँ से 3 थी तो 2 हो गई और 2 है तो अब 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब सर ds अपॉन dt निकल आया ये। लेकिन ये आ चुका है कितने पर पूछा है, t बराबर 2 सेकंड पर। तो हम यहाँ रख देंगे t बराबर 2, यहाँ रख दो, तो हम कहेंगे सर 9
और 2, ये 2 रखेंगे उसका स्क्वायर है, प्लस ये 4 है और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर 9 आ गया। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 9 चौक 36 हो गया, ये 36 हो गया, प्लस 4 दूनी 8 हो गया। अब हम इसको ऐड कर देंगे सर, 36 और 8 होता है 44, 36 और 8 होता है 44। अब हम बात करते हैं सर, ये सेकंड में है, समय तो सेकंड में है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि सर ये जो विस्थापन था ये किस में था, तो हम यहाँ पर लिख के चलेंगे इकाई, 44 इकाई यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर। अब अवकलन समझना है तो पिछली वाली क्लास को जाकर देखो, वहां से मैंने डिटेल में इसको समझाया था। तो चलिए हम इस सवाल का जवाब समझे। सर 44 इकाई आ गया, इस सवाल को और समझते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें 2 सवाल पूछे मैंने। एक तो हमने पूछा है एक गतिमान कार द्वारा तय किया गया विस्थापन, ये मतलब ये एक समीकरण है, इस द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये वाला जो है इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो t बराबर 1 सेकेंड पर वेग बताओ, t बराबर 1 सेकेंड पर वेग बताओ, और तथा एक और चीज बतानी है, t बराबर 2 सेकेंड और t बराबर 5 सेकेंड के बीच औसत वेग और बताओ। तो यहाँ से सवाल पूछ ले 2। सर एक सवाल तो यही पुराना वाला है, तो हम पहले ये वाला करते हैं सर कि t बराबर 1 सेकेंड पर इसका वेग बताएंगे। तो t बराबर 1 सेकेंड पर वेग मतलब किसी पॉइंट पर वेग पूछना चाहता है, तो तात्क्षणिक वेग पूछना चाहता है। s दे रखा है, s बराबर 5t स्क्वायर प्लस 2t, इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा ds अपॉन dt बराबर 5t स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे तो घात आगे आती है, 5 से 2 का गुणा होगा तो 10 इंटू टी, घात 1 कम होती है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 प्लस ये 2, देखो घात कुछ नहीं तो 1। अब ये घात आगे आएगी 2 के साथ गुणा, तो 2 का 1 में गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। लेकिन t, अगर हम बात करें t की पावर 1 थी, इसमें से घात 1 कम करी जाती, तो 1 कम कर दो, 1 कम कर देंगे हम यहाँ पर, 1 कम, तो हम समझे कि सर ये तो हो जाएगा 10 इंटू टी प्लस ये हो गया टी की पावर 0। तो किसी की भी पावर 0 होती है, वैल्यू खत्म होकर 1 बन जाती है, तो केवल यहाँ बचेगा 2। हम चाहते हैं सर t बराबर 1 सेकेंड पर वेग, तो यहाँ t बराबर 1 रखते हैं, तो t बराबर 1 रखेंगे तो 1 का गुणा मान लो 10 गुणा 1 प्लस 2, 10 का गुणा 1 से करेंगे 10 ही रहेगा और 2 जुड़ जाएगा, तो कुल मिलाकर ये आ गया 12। ये हमारा 12 आ चुका है। अब हम, ये तो सवाल हो गया सर पहला वाला। अब हम बात करते हैं सर इस वाले सवाल की, t बराबर 2 सेकेंड और t बराबर 5 सेकेंड के बीच औसत वेग बताओ, इनके बीच में औसत वेग बताओ। तो एक बात बताइए, हम बात करते हैं t बराबर 2 सेकेंड, मान लीजिए यहाँ तक, देखो इस सवाल को करते हैं, हम मानते हैं कि ये है, यहाँ तक सर 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड यहाँ आ गया, और ये जो पॉइंट है ये हम मानते हैं 5 सेकेंड का है, 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच पूछ रहा है, ये 2 सेकेंड का पॉइंट है, 2 सेकेंड यहाँ तक आते हैं तो ये 2 सेकेंड हो जाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो 5 सेकेंड हो जाते हैं। हमें इसके बीच में यहाँ पर चाल, औसत चाल चाहिए, इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पर औसत चाल चाहिए। उसने ये कहा है कि t बराबर 2 सेकेंड और t बराबर 5 सेकेंड के बीच में एवरेज कितना रहा है, यहाँ पर एवरेज चाल कितनी है, वही सॉरी एवरेज इस वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो सर हमारे पास औसत वेग का फॉर्मूला क्या है, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बट्टे कुल समय, कुल समय। तो हम यहाँ से एक बात जानते हैं सर अगर इस वाले पॉइंट से यहाँ तक गया है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुल समय तो हम जानते हैं, कुल समय जानते हैं। कुल समय कैसे सर, यहाँ तक 2 सेकेंड है, यहाँ तक 5 सेकेंड बना है, तो बीच में कितने सेकेंड फंसेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड कंप्लीट और यहाँ से पूरा ये 5 सेकेंड कंप्लीट, तो यहाँ कितने आएंगे 3 सेकेंड, तो बट्टे में तो 3 आ जाएगा। तो सर हम यहाँ एक बात रख सकते हैं सर, अगर कैसे भी करके हमें ऊपर की वैल्यू मिल जाए तो हम नीचे तो 3 हमारे पास है, नीचे तो सर कुल समय 3 है, बस हमको चाहिए कुल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन का फॉर्मूला क्या था, ये था, विस्थापन का फॉर्मूला यही तो देखा है। तो हम t बराबर 2 पर देखेंगे विस्थापन कितना है, t बराबर 2 पर विस्थापन कितना है, प्लस t बराबर 5 पर विस्थापन कितना है, दोनों को जोड़ देंगे। t बराबर 2 पर विस्थापन निकालेंगे और t बराबर 5 पर विस्थापन निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वो हो जाएगा कुल विस्थापन। तो हम निकालते हैं, देखो
हम इस सवाल को थोड़ा इधर लेकर आते हैं। पहले हम बात करते हैं सर, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें हम t बराबर रखेंगे, एक बार रखेंगे 2, एक बार रखेंगे 2 और एक बार रखेंगे 5 और दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले हम 2 रखते हैं, यहाँ इस वाले फॉर्मूले में 2 रखते हैं, तो 5 और 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये तो हो गया। ये हो गया सर 2 सेकंड पर विस्थापन। अब 5 सेकंड पर विस्थापन, 5 सेकंड पर विस्थापन कितना है, अब इसके साइड में लिख नहीं पाएंगे, इसमें जुड़ेगा 2 सेकंड का विस्थापन ये आ गया। अब 5 सेकंड का विस्थापन इसमें ऐड होगा, देखो यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। तो 5 सेकंड पर निकालो, टी की जगह 5 रख दो, तो 5 का स्क्वायर, टी की जगह 5 रख दो, प्लस ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया हमारा विस्थापन, टोटल विस्थापन ये वाला प्लस ये वाला, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है ये वाला 3, तो कुल विस्थापन आ गया। जब हमें औसत विस्थापन निकालना होता है सर, औसत वेग निकालना होता है, तो हमें ऊपर कुल विस्थापन चाहिए, और कुल विस्थापन निकालने के लिए सर 2 सेकंड पर कितना विस्थापन है और 5 सेकंड पर कितना विस्थापन है, दोनों को जोड़ देंगे। तो सर 2 सेकंड पर विस्थापन निकालना है, तो इस समीकरण में ये जो विस्थापन है, इस वाले समीकरण में टी के स्थान पर 2 रख दो, तो 2 सेकंड पर विस्थापन आ जाएगा। और सर अगर 5 सेकंड पर विस्थापन निकालना है, तो सर इस वाले समीकरण में टी के स्थान पर 5 रख दो, तो 5 सेकंड पर विस्थापन आ जाएगा। दोनों विस्थापनों को जोड़ देना है, तब हमारे पास कुल विस्थापन आएगा। तो हमने टी बराबर 2 रखा इसमें, टी बराबर 2 रखा तो ये वाला विस्थापन, टी बराबर 5 रखा इसमें, तो सर ये वाला विस्थापन। इसको जरा सॉल्व करो, यहाँ से 2 दूनी 4 और 4 पन्ना 20 और 2 दूनी 4, 20 और 4 24, ये 24 होगा। मैंने एक ही बार में कर दिया, देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 और 2 दूनी 4, 24 हो गया। इसको देखो 5 25 और 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, ये तो 135, 135 ये सॉल्व कर लेना, 135 ये आ गया, बट्टे में ये है 3, तो 5 और ये 5 और 4 9 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, और ये 1 हो गया, और बट्टे 3, कुल मिलाकर 159 बट्टे 3 इकाई, 159/3 ये हमारे पास आ गया इकाई। ये है एवरेज वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो कुल मिलाकर हम समझे सर औसत वेग कैसे निकाल सकते हैं। सर ऐसा वाला अगर इक्वेशन दिया होगा तो उससे हम औसत वेग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सर औसत वेग के लिए हमें चाहिए कुल विस्थापन। औसत वेग जब भी पूछेगा तो समय 2 देगा कि इस समय और इस समय के बीच का बताइए, तो उसी ने 2 सेकंड और 5 सेकंड के बीच का औसत वेग यहाँ का पूछा था। तो जरा यहाँ का, अगर यहाँ का पूछा है तो सर यहाँ समय कितना फंस रहा है 3, तो बट्टे में तो 3 आ गया। अब हमें टोटल यहाँ पर टोटल विस्थापन चाहिए, टोटल विस्थापन, तो 2 सेकंड पर कितना विस्थापन है प्लस 5 सेकंड पर कितना विस्थापन है, दोनों को हम जोड़ देंगे। 2 सेकंड पर विस्थापन चाहिए तो इस विस्थापन वाले समीकरण में टी के स्थान पर 2 रख दो। 5 सेकंड पर विस्थापन चाहिए तो इस समीकरण में टी के स्थान पर 5 रख दो। आराम से ये 2 रखा है, ये 5 रखा है, सॉल्व किया है तो ये आ गया है। देख लेना कहीं गलत तो नहीं किया है सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर ये आ गया 159/3 इकाई, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से सवाल बनते हैं। यहाँ पर अगर वेलोसिटी पूछेगा, एवरेज वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इस तरह से सवाल पूछ सकता है। तो ये हुआ हमारा वेग का पूरा कॉन्सेप्ट। इससे पहले वाली क्लास में हमने चाल को बहुत ढंग से समझा था कि चाल क्या होती है, तात्क्षणिक चाल क्या है और औसत चाल क्या होता है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने देखे थे। आज की क्लास में हमने वेग को समझ लिया कि सर वेलोसिटी क्या होती है, उसमें औसत वेग क्या है और तात्क्षणिक वेग क्या है, इनको हमने समझ लिया है। अब अगली जो क्लास आएगी उसमें हम ग्राफ का डिस्कशन करेंगे। सर चाल समय ग्राफ क्या है और वेग समय ग्राफ क्या है, तो वहाँ पर हम ग्राफ का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट जरा लीजिए।